हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात करेंगे यहाँ पे अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो जैसे कि हमारा रिवीजन यहाँ पे चल रहा है और रिवीजन में हम यहाँ पर काफ़ी सारे चैप्टर्स यहाँ पे देख चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। आज का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी और प्रीवियस लेक्चर में आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। तो नोट्स अपने सामने रखने हैं कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो क्या क्या पढ़ा था, कौन सी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी थी। कोशिश करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो खुद से आप रिकॉल करेंगे। जहाँ पर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है और आप साथ साथ में वहाँ पे मार्क करते रहेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको फिर से पढ़ना है। नोट्स अपने सामने रखने हैं। तो बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की और हमने बात की है कि जब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे कहते हैं। प्रिंसिपल और प्रोसेस की यहाँ पे बात चल रही थी। तो अगर हम आगे बढ़े, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा, प्रिंसिपल की बात की जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं और हमने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बेसिकली बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं इसका रीजन भी हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था क्योंकि हमें कोई नया जीन बनाना है, क्योंकि हमें कोई फॉल्टी जीन को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें डिजायरेबल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि हमें वैक्सीन यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है। ये सारी चीजें जो पॉसिबल हो पाई है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो पाई है। ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक टेक्निक पढ़ते हैं दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने कहा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कर क्या रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखो, सिंपल सी चीज हमने बोली कि ये कोई एक सेल है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है और इसको हमने ट्रांसफर करना है इसका जीन। पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल नहीं कह रहे हैं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो इसका अपना भी है। हम कोई जीन यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो बस यही जो पूरी प्रोसेस है इसको हम देख रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमने किसी एक जीव, किसी एक सेल का जो जीन है वो किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे सेल में हमने ट्रांसफर कैसे किया है। तो यहाँ से जीन को प्राप्त करने से लेकर के यहाँ जीन ट्रांसफर करने तक की पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है या सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास आता है वो होगा यहाँ पे आइसोलेशन। आइसोलेशन, ठीक है, किसका आइसोलेशन? डीएनए का आइसोलेशन। अब देखो, रिवीजन चल रहा है तो और प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक हमने रिवाइज भी कर लिए हैं, तो माइंड में चीजें क्लियर रखनी, एकदम फिंगर टिप पे आपके टॉपिक होने चाहिए। तो बेसिकली मैंने कहा कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका हमें जीन निकालना है और ये जीन हमें डालना है एक दूसरी सेल में। तो ऐसा तो नहीं होगा। देखो, हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस की। हम जानते हैं हमारे पूरे जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम से बनी है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन होंगे। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बनी है। ऑर्गन सिस्टम जो आपके बने होते हैं वो बने होते हैं ऑर्गन से, यानी कि अंगों से। ऑर्गन बने होते हैं आपके टिश्यू से और टिश्यू बने होते हैं फाइनली आपके सेल से। तो हम कह सकते हैं हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब ये देखो कि हमारी सेल जो है वो कितनी माइन्यूट होगी, कितनी छोटी होगी, माइक्रोस्कोपिक होगी। और उसमें भी हमने बोला कि ये पूरी एक सेल है और यहाँ पर कहीं न्यूक्लियस है और इसके अंदर है ये जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर होगा ये जेनेटिक मटेरियल। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इतने छोटे से एरिया में हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा डिजायरेबल जो जीन है या जिसे जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कहते हैं। आपको एक एक करके चीजें याद आ रही होंगी। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने बोला था, वो हमारा कौन है? तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको देखने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए या उसको हमें लेने के लिए हमें पहले डीएनए बाहर निकालना पड़ेगा। कि कैसे? प्योर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। उसी को हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। अब आइसोलेशन करने के लिए अगर हमने कहा कि प्लांट सेल है तो आप क्या करेंगे? आप ये सेल है, आप इसके सेल वॉल को निकालेंगे। फंगल सेल है तो भी यहाँ पे सेल वॉल होगी। बैक्टीरियल सेल है तो भी यहाँ पे क्या होगी? सेल वॉल होगी।
तो सबसे पहले आप सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। इम्पॉर्टेंट देखो, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं जाना है, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, हमें रिवाइज करना है। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लेके जाओगे अभी, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम नहीं है। देखो सिंपल सी चीज़ है, आइसोलेशन में क्या याद रखना है कि हो क्या रहा है, सिंपल सा है कि कोई भी सेल है उससे हम डीएनए को निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं प्योर फॉर्म में, बिना डिस्ट्रॉय किए। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है डीएनए को, सेफली निकालना है। तो सबसे पहले सेल वॉल तोड़ेंगे। तो सेल वॉल तोड़ने के लिए अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ेंगे तो हम लाइसोसोम लेंगे, अगर हम प्लांट की सेल वॉल तोड़ेंगे तो सेलुलेज लेंगे, अगर हम फंजाई या जो कवक है उसकी सेल वॉल तोड़ेंगे तो काइटिनेज लेंगे। सेल वॉल तोड़ दी हमने। अब अगर हमें प्रोटीन तोड़ना है तो हम प्रोटीएज लेंगे, अगर हमें आरएनए तोड़ना है तो हम आरएनएज लेंगे, अगर हमें लिपिड तोड़ना है तो हम लाइपेज लेंगे। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं, लाइपेज है, प्रोटीएज है, आरएनएज है, लाइसोजाइम है और सेलुलेज है, यहाँ पे काइटिनेज है, ये नाम याद रखने हैं। फाइनली हमने सारी चीजें ब्रेक कर दी हैं। अब हमारे पास जो बचा है वो एक सॉल्यूशन टाइप का बचा है। देखो अब आप जो भी है यहाँ पे आप इस सेल को, इस सेल में से सेल वॉल तोड़ रहे हैं या प्रोटीन को तोड़ रहे हैं, आरएनए को तोड़ रहे हैं, किसी कंटेनर में रख करके ही कर रहे हैं उनको। उस कंटेनर में ठीक है, और हमने कहा जो भी हम चीजें कर रहे हैं हम किसी कंटेनर में सेल को रख करके कर रहे होंगे। अब वहां पर इन इम्प्योरिटीज होंगी, आपने चाहे सेल वॉल तोड़ी है, सेल मेम्ब्रेन तोड़ी है या प्रोटीन लिपिड जो भी चीजें आपने तोड़ी है वो आपने तोड़ करके वहीं पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए तो है वहां पे सेफली है, लेकिन बाकी की जो चीजें टूट गई है वहां पर वो क्या होगी, इम्प्योरिटीज के रूप में वहां पर होगी। अब हमें डीएनए को प्राप्त करना है, तो सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को प्रेसिपिटेट के रूप में हमें क्या करना है, यहाँ पे प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या है, सिंपल सी चीज है, बस चिल्ड एथेनॉल हमें यहाँ पे डालनी है, एंड एथेनॉल कॉज द डीएनए टू क्लम्प टुगेदर एंड बिकम विजिबल। ठीक है, एज अ थ्रेड। आपने कहा कि क्या होता है कि हमने क्या की है, आइसोलेशन के लिए हमने सारी चीजें तोड़ी है, डीएनए के अलावा बाकी सारी चीजें हमें तोड़ देनी है, इम्प्योरिटीज बहुत सारी होंगी, हमने ले लिया है चिल्ड एथेनॉल। तो ध्यान रखना, शॉर्ट में जब हम चीजों को डिस्कस करते हैं तो हम की पॉइंट लेते हैं या की वर्ड्स हम लेते हैं। जैसे कि हमारे लिए अगर हम लें यहाँ पे की वर्ड्स अगर हम लें तो ये है आपका लाइसोसोम, लाइसोजाइम, लाइसोसोम नहीं लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम ये हमारा ठीक है, ये लाइसोजाइम है, ये हमारा कीवर्ड है सेलुलेज, ये है हमारा काइटिनेज। ठीक है, क्लियर है। बाकी हमारे कीवर्ड्स जो आते हैं वो है प्रोटीएज, आरएनएज, लाइपेज। देन हमने कहा चिल्ड एथेनॉल। ठीक है, चिल्ड एथेनॉल जैसे ही हमने डाली वैसे क्या होता है, जो डीएनए है यहाँ पे वो एकदम से कैसा हो जाता है, यहाँ पे हमने कहा क्लम्प करने लग जाता है। क्लम्प यानी कि वो एकदम से आपस में आप कह सकते हैं जैसे सघन होने लगता है, डेंस होने लगता है, और जब डेंस होगा तो हमें वो विजिबल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इमेज ये बताई गई है, ये दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब दिख रही है। अब इसमें क्या हुआ था, जब भी आपने सारी चीज तोड़ी डीएनए के अलावा, इसमें आपने चिल्ड एथेनॉल डाल दी है, ठंडी एथेनॉल आपने डाली है, और जैसे ही ठंडी एथेनॉल डाली वैसे ही डीएनए क्या हो गया है, एकदम क्लम्प सा बन गया है, गुच्छे के रूप में, ये आपने कहा सघन हो गया है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो क्लियरली विजिबल है, वो एकदम से अलग हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा और कभी हम दही जो है, दही को जब आप मथते हैं तो मक्खन एकदम से ऊपर आ जाता है, अलग सा हो जाता है छाछ से, कुछ वैसा ही होता है कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से जो डीएनए है वो एकदम से अलग हो जाता है और क्लियरली विजिबल है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ठीक हो गया है, तो ये वर्ड्स ठीक है, ये वर्ड्स अगर आपको पता है कि लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज, प्रोटीएज, आरएनएज, लाइपेज, चिल्ड एथेनॉल, ये क्या काम कर रहे हैं, तो आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन के बाद हमारे पास आता है स्पूलिंग। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, स्पूलिंग, यहाँ पे हाँ ये रहा स्पूलिंग, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि स्पूलिंग क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है।
बस आपने कहा कि कुछ ऐसी चीज जो ऐसे मुड़ी भी हो, आपने ऐसे डाला सॉल्यूशन में और उसे यहाँ डाला और यहाँ से आपने डीएनए को निकाल लिया है, जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है इमेज में। बस इसी को कहते हैं क्या, स्पूलिंग। स्पूलिंग यानी कि जैसे कोई स्पून है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऐसे हुक जैसा लगा होगा, बस इसे डिप किया और आरएनए को फंसाया, आरएनए डीएनए को फंसाया और डीएनए को निकाल दिया। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि हमने क्या किया कि जब भी हम क्या करते हैं स्पूलिंग करते हैं तो हमें यहाँ से डीएनए को निकालना है। ध्यान रखना है डीएनए को। आरएनए हम तोड़ चुके हैं, प्रोटीन हम तोड़ चुके हैं, लिपिड हम तोड़ चुके हैं, सेल वॉल हम तोड़ चुके हैं, बस हमारे पास सेफली जो बचा है वो है डीएनए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डीएनए इसको कहेंगे, या हो सकता है कि स्पूलिंग इसका नाम दे दें। ठीक है, प्रोसेस का नाम स्पूलिंग दे दें या कलेक्शन ऑफ डीएनए दे दें, ध्यान रखना है। हमने कहा द precipitated DNA can be collected using a process called spooling where it is wound into a glass rod or a stirrer। तो कोई ग्लास रॉड हो सकती है और कोई और ऐसी चीज हो सकती है जिससे हम सेफली डीएनए को यहाँ से रिमूव कर सके। यह है स्पूलिंग। तो पहला होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहला होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकेंड होता है स्पूलिंग यहाँ पे। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास आ गया है डीएनए। अभी तक हमारे पास डीएनए आया है और हमें नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पर देखो, क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा हमारा जो जीन है वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जो हमें चाहिए, अभी पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम एक और चीज पढ़ते हैं, एक और प्रोसेस पढ़ते हैं, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले हमें एक और चीज पढ़नी है। वो क्या है, देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिंपली आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट है वो साइज के अकॉर्डिंग सेटल हो जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि अब ये है डीएनए, ये डीएनए है, काफी लंबा डीएनए है। हमें नहीं पता अभी कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। हमने सिंपली क्या किया है, इस डीएनए को बीच बीच से फ्रेगमेंट में तोड़ दिया है ऐसे। ठीक है, इसके फ्रेगमेंट हमने बना दिए हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीएनए को काटेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए जिसको हम कहते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन करेंगे, किसकी, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करेंगे। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए को काटा कैसे जाता है। या हमारे पास जो भी चीजें होती हैं, सीजर होता है या ब्लेड होती है, तो क्या हम इन्हीं चीजों से डीएनए को काटते हैं। तो नेक्स्ट इसी के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है मॉलिक्यूलर सीजर। नाम तो सीजर ही है लेकिन इसके आगे मॉलिक्यूलर जुड़ा हुआ है। तो ये सीजर वैसे ही होते हैं जैसे हम यूज करते हैं या अलग होते हैं। एक बार रिकॉल कीजिए, कोशिश कीजिए मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में आप कितना जानते हैं। चलो, मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में आपने बात की है, तो मॉलिक्यूलर सीजर क्या होते हैं एक बार आपने रिकॉल किया होगा। सीजर नाम है तो उनका काम यही है कि ये डीएनए को कट करेंगे, लेकिन ये पूरी जो प्रोसेस है वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब डीएनए बहुत छोटा होगा। ऐसा नहीं है कि हम रस्सी के जैसे डीएनए को पकड़े और उसको काट दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक होगी, तो ऑफ कोर्स हम नॉर्मल जो सीजर यूज करते हैं हम उन सीजर की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये क्या होंगे, एंजाइम्स ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, एंजाइम्स है, ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को काटते हैं। अब डीएनए को काटते तो हमने बोला था ये कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर बहुत सारे होते हैं, एक नहीं है लेकिन बहुत सारे होते हैं। और अलग अलग जो मॉलिक्यूलर सीजर है उसकी क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है, कुछ स्पेशल साइट होती है, कुछ विशिष्ट साइट्स होती हैं जिनको वो पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं से वो क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे। अगर आप पढ़े इनके बारे में तो आपने बोला मॉलिक्यूलर सीजर आर एंजाइम्स कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखो, न्यूक्लियस जो होते हैं एक्चुअली में, देखो आरएनएस की बात की थी, क्या कैसे लिखा था, ये है आरएनएस, ये है आरएनएस। ऐसे ही हमने प्रोटीएज भी लिखा था और ऐसे ही हमने लाइपेज भी लिखा था। लास्ट में ये जो एज शब्द आ रहा है ये बताता है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं या तोड़ते हैं या कट करने में काम करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, एंडो छोड़ो, सिर्फ इसको देखो, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। न्यूक्लिक एसिड जानते हो? तो हमारे पास कितने न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जानते हो न्यूक्लिक एसिड को? हमारे पास 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक है यहाँ पे डीएनए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कैसे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड, 2 न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस की जो एक्टिविटी होती है उसके बेसिस पे ये 2 टाइप के हमने पढ़े थे। यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने कहा, देखो ये है हमारा ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये तो समझ रहे हो कि न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। डीएनए और आरएनए 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए को ब्रेक डाउन करने वाला जो न्यूक्लियस है उसे डीएनएज बोलेंगे, और आरएनए को ब्रेक डाउन करने वाला जो न्यूक्लियस है वो आरएनएज है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है। ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर मैं बात करूं डीएनए के बारे में, डीएनए के बारे में हम बात करते हैं। जो न्यूक्लियस है वो कौन सा न्यूक्लियस, किसके बारे में बात हो रही है? डीएनए के बारे में बात हो रही है। जो डीएनए को क्या करेगा, आपको काटेगा। वो क्या करता है, 2 तरीके से डीएनए को कट कर सकता है। एक तो यहाँ से जो इसकी स्टार्टिंग साइट्स है, ठीक है, ये वाली जो स्टार्टिंग जो बाहर की साइड, या तो यहाँ से कट करेगा, या फिर डीएनए को कहीं किसी भी बीच वाले पोर्शन से काटा जाए। यहाँ से काटा तो 2 सेगमेंट हो गए, यहाँ से काटा तो 3 हो गए। ऐसे बीच से अगर कहीं से भी डीएनए को काटा जा सकता है, मतलब बीच से मिड से किया काटा जा रहा है। अगर बाहर से डीएनए को काटा जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सो न्यूक्लियस। और अगर मिडिल पार्ट से कहीं से काटा जाता है तो इसको हम कहते हैं एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ फिर से पढ़ो सेंटेंस। मॉलिक्यूलर सीजर्स आर एंजाइम्स, क्या होते हैं ये? एंजाइम्स होते हैं। कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या कहते हैं इनको? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आ गया एंडोन्यूक्लियस जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। इट मीन्स कि मॉलिक्यूलर सीजर जो होंगे वो हमारे एंडोन्यूक्लियस होंगे, जो डीएनए को बीच से काटेंगे, ठीक है। दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंसेस, लेकिन ये डीएनए को ऐसे नहीं कि कहीं से भी काट देगा। स्पेसिफिक साइट्स होती हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, या इन्हीं को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, ठीक है। दे आर एसेंशियल टूल, कौन किसकी बात हो रही है? मॉलिक्यूलर सीजर की बात हो रही है। आपने कहा दे आर एसेंशियल टूल्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज they are allow scientists to cut and paste gene into a different DNA molecule such as a plasmid to create a new genetic combinations. This process is crucial for applications like genetic engineering and cloning. तो हमने बोला कि जो जेनेटिक सीजर होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको याद आ रहा होगा डीएनए को कट करने में या जो वेक्टर होता है उसको खोलने में कौन काम करेगा? मॉलिक्यूलर सीजर काम करते हैं। जब तक डीएनए को हम काटेंगे नहीं, हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद जब तक ये वेक्टर खुलेंगे नहीं तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें नहीं डाल सकते। वेक्टर क्या है? जो कि जीन को एक जगह से या एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। तो ये बात हो गई मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में। मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, एग्जांपल्स जब हमारे पास आएंगे तो इनके स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं, जैसे इकॉर 1, बाम, H1, हिंद 3, ये सारे एग्जांपल हैं। इकॉर 1 को हमने डिस्कस भी किया है, इसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा है, अगर आपको ध्यान होगा तो। अब आपको बताएंगे कि ये काम कैसे करते हैं। बताओ एक बार, रिकॉल करो चीजों को, कैसे काम करते हैं ये। पहले तो बताइए कैसे काम करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपने कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन द डीएनए
लेंथ अंटिल दे फाइंड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस दे रिकॉग्नाइज। सबसे पहले वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे डीएनए को। They then bind to a DNA and cleave or cut the double helix at a specific point within or near the recognized site। जब उन्हें अपनी विशिष्ट साइट मिल जाती है, अच्छा हमने एक चैप्टर पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और वहां पर हमने ये जाना है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सेम बात की थी, कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस से जुड़े हुए रहते हैं। प्यूरिन से पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन से प्यूरिन जुड़ा हुआ रहता है। बस ऐसे ही कुछ साइट होती हैं जो कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उनकी साइट होती है, जैसे अलग अलग, जैसे इकॉर्वन के लिए कोई रिकॉग्निशन साइट अलग होगी, बाम H1 के लिए अलग होगी, हिन थर्ड के लिए H कोई अलग सी होगी। तो ये क्या करते हैं, देखते हैं वो साइट कौन सी है, वो सीक्वेंस कहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली साइट का मतलब क्या है, सीक्वेंस ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा कोई एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, वैसे आपको एग्जांपल बताया कि आपको याद रखना है, बट अभी के लिए एक रैंडम एग्जांपल अगर हम ले, ये है ATTCCG, ठीक है। तो एडेनिन से थायमीन, थायमीन से एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस है ATTCCG, ठीक है। अब हो सकता है कि ये किसी की रिकॉग्निशन साइट हो, तो जैसे ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ये साइट मिलेगी वो यहाँ से कट कर देगा। अब वो भी डिपेंड करता है कि कैसा कट होता है, जैसे कि हमने ब्लंट एंड और स्टिकी एंड के बारे में बात की थी, याद है आपको। क्या होते हैं ब्लंट एंड स्टिकी एंड्स, क्या होते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस, याद कीजिए थोड़ा सा। देखो हमने कहा द कट्स ऑफ देन लीव अ स्टिकी एंड अ शॉर्ट single stranded overhanging which are essential for joining DNA fragments together with complementary sequences. After cutting, these fragments can be inserted into a vector like a plasmid and transported into the host cell। देखो सबसे पहले तो ये समझो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था। स्टिकी एंड और ब्लंट एंड ये बनाते हैं। एक प्रकार से ये क्या करेंगे, बीचों बीच से कट करेंगे, इसे डीएनए को बीचों बीच से कट करते हैं। ये भी बीच से कट करते हैं तो 3 पेयर इधर आ गए हैं और 3 पेयर इधर आ गए हैं। कोई भी यहाँ पे अनपेयर नाइट्रोजनस बेस नहीं है, सारे ही पेयर्ड हैं, है ना, है पेयर्ड। अब इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ठीक है। हमने कहा कट करने का मतलब है ये अलग हो गया, ये अलग सेगमेंट हो गया है। इसमें सारे नाइट्रोजनस बेस जो हमारे हैं वो पेयर्ड है, अनपेयर्ड कोई नहीं है। पेयर्ड अनपेयर्ड समझते हो, यानी कि सारे सबकी पेयरिंग हो रखी है, सब जोड़े में है, सिंगल कोई नहीं है। या जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कैसे कट करते देखो, वो वहां से कट करेंगे जहां पर कैसा सीक्वेंस होगा, जहां पर देखो AT जहां पर होगा, फॉर एग्जांपल AT लिख लेते हैं, जहां पर AT सीक्वेंस होगा तो उसने यहां से कट किया, ये खुल गया, ठीक है, यहाँ से। तो जब यहाँ से कट किया जाता है तो ऐसे जो एंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्लंट एंड कहलाते हैं। और ब्लंट एंड में हमने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, अनपेयर्ड जो है वो भी रह जाते हैं। अनपेयर्ड क्या होंगे, देखो अगर हम इसको खोलें तो ये कुछ कैसा दिखेगा, यहाँ पर देखते हैं, ए है और ये जुड़ा है टी से, ठीक है। एक फ्रेगमेंट तो ये रह गया है, बाकी का है टी टी सी सी जी, ठीक है। और ये ऐसे है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होगा। अभी ब्लंट एंड पूरे नहीं बने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस लेना पड़ेगा कुछ वैसे ही। तो देखो ये अलग हो गया, ऐसे कट होगा। अब हमने कहा ब्लंट एंड बन गए हैं, नहीं अभी नहीं बने हैं। इसके लिए दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो हमें ब्लंट एंड यहाँ पे मिल जाएंगे।
अब यहाँ पर देखो, हमने बोला था, यहाँ पर हमने बोला था कि जैसे कि कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो कहाँ से काटेगा, ए और टी, जहाँ पर ये सीक्वेंस है यहाँ पे काटेगा। फॉर एग्जांपल ये इसने यहाँ से कट किया और ये इसने यहाँ से कट किया। अब जब इसने ये कट कर दिया तो आपको कैसा सीक्वेंस मिलेगा, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा सीक्वेंस मिलेगा, ये ए है और ए के साथ जुड़ा हुआ है क्या, टी, ठीक है। देन हमने कहा ए ए जी ए टी, ठीक है, ये है, ये हमारे पास रह जाएगा। और ये तो अलग रह जाएगा, ठीक है, ये अलग रह जाएगा और ये ऊपर वाला अलग हो जाएगा। तो ये जब अलग होगा तो ये हमें कैसे दिखेगा, देखो ये ऐसे दिखेगा, जिसमें हमने बोला टी टी सी टी ए ए टी ए ए, और इससे जुड़ा हुआ होगा क्या, टी। तो देखो ये अलग है, ये सेगमेंट अलग है और ये अलग है। अब इसमें अनपेयर कौन रह गए हैं, ये जब अलग हो गए, ये अलग हो गए, तो ये सारे अनपेयर रह गए, ये सारे अनपेयर रह गए। ऐसे एंड को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टिकी एंड और ब्लंट एंड हमने दोनों पढ़ा था। तो हमने कहा कि ऐसे एंड को हम क्या कहेंगे, स्टिकी एंड्स कहेंगे। और हमें यहाँ पर जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो हमें स्टिकी एंड्स की ही जरूरत है, ठीक है। तो चलो, अभी के लिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम आगे भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे।